लोगों के डीपीपी में कोई डाउट? प्रोबेबिलिटीज की जो डीपीपी आप लोग दिया था काम, उसमें कोई डाउट तो बताओ, क्वेश्चन नहीं बनाओ। कोई नहीं है? हो गया सर। तो यहाँ पर ध्यान दें, आप लोगों का नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर का जो सेक्शन है जिसको स्टैटिस्टिक्स, और जो चैप्टर हमें डिस्कस करना है इस सेक्शन के अंदर, बेसिकली हम लोगों को डिस्कशन डिस्कस करना है। एक बार ये समझने की ट्राई करते हैं कि डिस्कशन होता के लिए चैप्टर्स क्यों बनाया गया, जो हर चैप्टर्स के पीछे कुछ लॉजिक होता है, वरना काम नहीं होता तो बनाया नहीं जाता। डिस्पर्सन का काम क्या होता है? डिस्पर्सन बोलो या डिविएशन, नाम ही देखो ना, इतना बड़ा नाम ही आप लोगों को सब कुछ बता देता है। डिविएशन अपने बोलते हैं ना, बहुत डिविएटेड है, जैसे ऑलमोस्ट आप लोग सब सारे बच्चे डिविएटेड हो। किससे डिविएटेड हो? किससे डिविएटेड हो? किससे डिविएटेड हो? अपनी पढ़ाई से डिविएटेड हो। जो करना चाहिए उसको नहीं करके और ही कोई चीज जगह पर डिविएटेड हो जाता है ना। अपने बच्चा अपने बोलते हैं बच्चा बहुत डिविएटेड हो गया, पहले ऐसा नहीं था, बहुत डिविएट हो चुका है। तो यहाँ पर वही मतलब है उसका डिविएशन। तो यहाँ पर डिविएशन किससे? जैसे तुम लोग अपनी पढ़ाई से डिविएट हो, आज तुम्हारा सेंट्रल टेंडेंसी किस पे फोकस होना चाहिए? आप लोगों का पूरा ध्यान किस पे होना चाहिए? किस पे होना चाहिए? और होता कहाँ है? सबसे कम कहाँ होता है? होना कहाँ चाहिए सबसे ज्यादा? पढ़ाई पे। और अभी होता सबसे कम कहाँ है? पढ़ाई पे। होना चाहिए सबसे ज्यादा वहां पर, होता कहाँ है? सबसे कम भी वही। तो जो डिविएशन जो तुम लोगों का है ना, वो डिविएशन का मेजरमेंट हम कैसे डिसाइड करते हैं? तो हम मुझे कैसे पता चलता कि आपका डिविएशन जहाँ पर होना चाहिए, जहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए, वहां नहीं हो कि आप लोग कहीं तो डिविएटेड हो? तो मुझे कैसे पता चलता? मेरे पास उसको जानने का एक ही तरीका है, आप लोगों का टेस्ट का परफॉर्मेंस, राइट? टेस्ट का परफॉर्मेंस, जो भी रीजन से आप लोग एक्शन करते जो भी है, मतलब उससे मैं पता करता हूँ कि भाई ये बच्चा डिविएटेड है। यहाँ पर डिविएशन कैसे पता करेंगे? सपोज मुझे मान लो कि दो प्लेयर्स है ए और बी, ठीक है? मेरे पास ऑलरेडी मेरी एक टीम बना है, उसमें 10 लोग हैं, 10 प्लेयर्स है ऑलरेडी। अब मेरे पास ये दो प्लेयर है, उसमें मुझे किसी एक को लेना है, तो मैं क्या करूंगी? दोनों में से किसी एक को, अगर मैं दोनों को नहीं जानता हूँ, मैं दोनों को नहीं जानता, पर्सनली नहीं जानता, तो मैं क्या करूँगा? उनका पुराना ट्रेक रिकॉर्ड होगा कि भाई अगर इसके आगे एक सीरीज हुई थी, राइट? और T20 की सीरीज हुई, तो उसमें ए ने थोड़े सपोज मान लेते कि 5 मैच का टेस्ट सीरीज था, 5 मैच का सीरीज, 5 मैच का T20 का सीरीज था, उसमें ए ने फर्स्ट मैच में रन मारे 28 और बी ने मारा उसी मैच में 87, राइट? सेकंड मैच ए ने मारा 36, बी ने मारे 2 रन। थर्ड मैच ए ने मारा 41 और बी ने मारा 30।
फोर्थ मैच ए ने रन मारे 28 और बी ने उसमें मारा 56। फिफ्थ में ए ने मारा 40 और बी ने मारा 6 रन। ये आपके सामने रखा है, ठीक है। इसके अगर अप्रोक्सीमेट अगर रन गिनोगे, इसे टोटल रन अगर काउंट करते हो कितना हो अप्रोक्स 173, तो काउंट कर लेना। इसको 16 कर देता हूँ, ठीक है। इससे 133, इससे 134 है। आप किसको लो करते और आपको लेना चाहिए ए को या बी को? क्यों बी के तो ज्यादा रन कंसिस्टेंट कौन है? क्योंकि वो डिविएटेड कम है। ये कैसे कि इस पर भरोसा नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको अभी अगर मैं एग्जाम में भेज दूं किसी को, मैं रिप्रेजेंटेटिव बना के जाओ तुम लोग रेमिडी के रिप्रेजेंटेटिव ये एग्जाम में किया कर जाओ मेरी तरफ से, तो मुझे भरोसा नहीं है तुम लोगों को करके लाओगे क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं होती। तो सेम वे हो सकता है कि तुम लोग किसी टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हो, पर दूसरे टेस्ट में वापस से एब्सेंट हो गया तो किसी को पतंग उड़ाना होता है, किसी की एग्जाम आ जाती है। कौन सा रीजन से आप लोग को डिविएट होने के टेनिस के बाद नहीं होगा, अगले दिन पार्टी करने चला गया रात को तो नहीं मार पाए, दूसरे दिन प्रैक्टिस नहीं था, तो कंसिस्टेंट नहीं है। पर ये कंसिस्टेंट है, भले मार्क्स तो उसके रन कम है, पर इससे भरोसा तो कर सकता हूँ उसको भेजूंगा तो, राइट। तो किसी भी दो ऑब्जेक्ट हो, फिर वो कोई प्रोडक्ट हो या कोई प्लेयर्स हो या कोई पर्सन हो, अगर मुझे सिलेक्ट करना हो कभी भी, तो मुझे किसको सिलेक्ट करना जो ज्यादा स्टेबल हो, जो ज्यादा कंसिस्टेंट हो, करेक्ट राइट। वो कंसिस्टेंसी जानेंगे कैसे, तो उसके लिए चेक करना चाहिए। जब तक का काम सिर्फ ये है कि ये आपको ये बताता है कि आपको अगर कभी चूज करने का अगर आए कि आपके पास ऐसा है कि डिलेमा है कि इसमें चूज करने के लिए या दो, तो फिर कैसे करोगे? जो कम डिविएट होगा उसको मैं चूज करूँ, और वो कैसे पता चलेगा कम डिविएटेड है? तो उसके लिए अलग अलग मेजरमेंट्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पर डिविएशन किस पे काउंट करेंगे हम लोग? उसकी सेंट्रल वैल्यू। और यहाँ पर सेंट्रल वैल्यू मतलब क्या होता है? सेंट्रल वैल्यू क्या होता है? थोड़ा बहुत आप लोग टेक्स्ट में पढ़ के आए हो स्टेटिस्टिक्स तो पहले पढ़ा। सेंट्रल वैल्यू में कौन कौन होते हैं? वैसे तो 3 होते हैं, बट अब हम लोग को 2 ही पढ़ने हैं। एक मीन, फिर मीडियन, और कौन सा होता है? मॉड। पर अब मॉड नहीं है, समझ चलो मॉड अपने सिलेबस में तब तक फिर 2 चीजों पर डिस्कस करना, मीन और मीडियन। जो अपनी सेंट्रल वैल्यू से कम डिविएट होगा वो मेरे लिए ज्यादा कंसिस्टेंट, ठीक है राइट। तो प्रॉपर इस चैप्टर का काम ये है कि आप लोगों को ये बताएगा कौन ज्यादा कंसिस्टेंट, और उसके फाइंड करने के लिए अलग अलग मेजरमेंट्स होंगे, और किसके रिस्पेक्ट में आप लोगों को डिविएशन फाइंड करना है? तो सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू मतलब कौन? मीन और मीडियन। तो अब मीन और मीडियन कैसे फाइंड करते हो? पहले पता कर लेते, तभी तो उससे डिविएशन पता करेंगे। स्टैटिस्टिक्स में हमेशा 3 टाइप की सीरीज होती है। कौन कौन सी? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड ग्रुप डेटा या कंटिन्यूस। ये 3 टाइप की सीरीज होगी हमारे पास। एक इंडिविजुअल सीरीज होगी, ये इंडिविजुअल डेटा होगा, डिस्क्रीट होगा और एक ग्रुप डेटा होगा। अब इंडिविजुअल डेटा का मतलब क्या है? ये तीनों होगा, मीन में भी होगा, मीडियन में। कभी ऑब्जर्वेशन हमें फाइंड करना तो कुछ कितने टाइप के ऑब्जर्वेशन आपके पास हो सकते हैं? देखो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ कि भाई मुझे अगर किसी एक क्लास में अगर मैं मेरे क्लास में अगर 10 बच्चे, मैं अगर उनके 20 मार्क की टेस्ट लेता हूँ, तो 20 जो 10 बच्चे 10 बच्चों का 20 टेस्ट जो भी टेस्ट ले रहा हूँ उसके मार्क्स अलग अलग आएंगे। सबसे पहले अगर इंडिविजुअल डेटा की बात करते हैं, इंडिविजुअल नाम नहीं देखो, इंडिविजुअल डेटा है। तो इंडिविजुअल डेटा का मतलब क्या हुआ कि भाई मेरे पास मैंने 5 टेस्ट लिए, राइट, और किसी एक बच्चे का अगर मुझे मार्क्स पता करने के, सपोज 20 मार्क्स की टेस्ट, तो फर्स्ट मोस्ट आया 17, सेकंड में 10, थर्ड में 13, फोर्थ में 16, फिफ्थ में 8। तो ये आप लोगों के इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन हो गया। एक बंदे के 5 अलग अलग टेस्ट के मार्क्स कितने में से? आउट ऑफ 20। या फिर ऐसा भी हो सकता है टेस्ट एक ही है बट क्लास में 10 बच्चे हैं,
मैंने 20 मार्क की टेस्ट किया और 10 बच्चे हैं, पहले का है 8 मार्क, दूसरे का है 7 मार्क, तीसरे का 13 मार्क, चौथे का है 14 मार्क, उसके बाद है 16 मार्क, उसके बाद है 20 में से 20, किसी का है 12 मार्क, किसी का है 6 मार्क, किसी का है 15 और एक का है 0। तो ये सारे जो मैं लिख रहा हूँ ये कौन से टाइप का ऑब्जर्वेशन है? इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, राइट, जहाँ पर एक एक स्टूडेंट को अपने आप से मतलब और किसी से कोई मतलब नहीं। तो अगर इनका मीन फाइंड करो तो कैसे करते थे आप लोग? मीन होता क्या है? एवरेज। एवरेज कैसे फाइंड करते हैं? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इंडिविजुअल सीरीज में मीन फाइंड करना हम सब लोगों को आता है कि बहुत टाइम से अपने पढ़ते आ रहे कि मीन कैसे फाइंड करते हैं, इंडिविजुअल में कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा, कैसे डिनोट करते हैं मीन को? एक्स बार, मोस्ट ऑफ जगह पर एक्स बार। सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स मतलब सारे ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। अगर मुझे उस क्लास का अगर एवरेज मार्क काउंट करना है तो मैं क्या करूंगा? सबका टोटल कर लूंगा तो डिवाइड बाय 10 कर लूंगा तो मुझे पता चलेगा कि मेरा मीन कितना है, करेक्ट। डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा? फ्रीक्वेंसी दिया होगा। अब क्लास बहुत बड़ा है, अभी तो 10 बच्चों का है तो इंडिविजुअल गिन लेना चाहिए, पर अगर क्लास अगर 60 की स्ट्रेंथ, अब 60 का इंडिविजुअल काउंट करने से अच्छा है कि हम क्या करेंगे कि हम उस क्लास में ये पता कर लेंगे कि अगर 20 मार्क्स की टेस्ट हो रही है तो पहले ये पता कर लेंगे कि भाई 20 मार्क्स में से 1 मार्क वाले कितने बच्चे हैं, राइट। ये मार्क है, ये फ्रीक्वेंसी। मतलब डिस्क्रीट किसको बोलते हैं? जहां पर फ्रीक्वेंसी की बात आएगी। 20 मार्क की नहीं लेते, 10 मार्क की टेस्ट लेते हैं। 1 मार्क वाले उस क्लास में 6 बच्चे, 2 मार्क वाले उस क्लास में 2 बच्चे थे, 3 मार्क वाले उस क्लास में 4 बच्चे थे, 4 मार्क वाले उस क्लास में 5 बच्चे थे, 5 मार्क वाले 10 बच्चे थे, 6 मार्क वाले 7 बच्चे थे, 8 मार्क वाले 2 बच्चे थे, 9 मार्क वाले 1 बच्चा था, 10 मार्क वाले 3 बच्चे थे। अब मुझे इस क्लास के फ्रीक्वेंसी काउंट करनी, फ्रीक्वेंसी सॉरी मीन वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे करूंगा? वापस करना तो यही है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एक्स। सिग्मा एक्स मतलब क्या था? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब यहाँ पर सम ऑफ मार्क्स, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन मतलब हम मार्क्स एवरेज फाइंड करते हैं, सम ऑफ मार्क्स। इसमें मार्क्स एवरेज मार्क्स फाइंड करना आप लोगों को क्या? 1 मार्क वाले कितने बच्चे? 6, तो टोटल उन 6 बच्चों को मिलके कितने मार्क्स हो गए? 6, राइट। अगर मैं इसको अगर एक्स आई नाम दे दूं, इसको एफ आई नाम दे दूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एफ आई एक्स आई, करेक्ट। 2 मार्क वाले कितने बच्चे? 2, तो टोटल मार्क कितना होगा? उनसे मिलकर 4, 3 मार्क वाले 4 बच्चे तो 12, 4 मार्क वाले 5 बच्चे तो 20, ये 50, ये 42, ये 16, ये 9 और ये 30। इन सब का टोटल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? उस पूरे क्लास के टोटल मार्क्स है, मुझे क्या मिलने वाला है? पूरे क्लास के टोटल मार्क्स। अब मुझे एवरेज फाइंड करना तो किससे डिवाइड करूंगा? तो उस क्लास में कितनी स्ट्रेंथ होगी? तो उस क्लास की स्ट्रेंथ इनका टोटल के बराबर होगी, है ना। पूरे क्लास में जितने बच्चे, हर एक का मार्क काउंट कर दूंगा, मतलब हर एक की फ्रीक्वेंसी मुझे दिया, 1 मार्क वाले 6 बच्चे, 2 मार्क वाले 2 बच्चे, तो इसका टोटल करूंगा 6 + 8 12 17 27 34 36 37 और 40। इस क्लास में टोटल कितने बच्चे? 40। तो मेरा मीन क्या होगा? एक्स बार कैसे निकालूंगा? सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स आई ना। फ्रीक्वेंसी का टोटल मुझे क्या दे देगा? उस क्लास की टोटल स्ट्रेंथ दे देगा, करेक्ट। और ये भी सिर्फ मार्क्स आप लोग को सिर्फ एग्जाम्पल है, कुछ भी दे सकते हैं, पूरी तरह मार्क्स ही नहीं, पर आप लोग का कभी भी फ्रीक्वेंसी आएगा तो इस तरह के डिस्क्रीट सीरीज की बात नहीं। और इनके कंसेप्ट है ये, किसी का भी एवरेज फाइंड करें तो ऊपर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। थर्ड, कौन सी? कंटिन्यूस डेटा या तो ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा मतलब एक रेंज होगा। ग्रुप डेटा में कैसा होता है? एक रेंज होता है, और ये सब कुछ आप लोग पहले भी कर चुके हैं, ये सब हमारी बात करते तो वही है, बट एक बार बस रिवाइज कर लेते हैं। ग्रुप डेटा में क्या होगा कि आपके पास एक रेंज होगा, कभी 0 से 10 मार्क वाले, 10 से 20 मार्क वाले, 20 to 30 मार्क्स वाले, 30 to 40 मार्क्स वाले, 40 to
15 मार्क्स वाले। 0 to 10 मार्क्स वाले उस क्लास में सपोज 50 मार्क्स की टेस्ट होते तो 0 to 10 उस क्लास में टोटल 12 बच्चे हैं, 10 to 20 में 8 बच्चे, 20 to 30 में 13 स्टूडेंट है, 30 to 40 में 21 स्टूडेंट और 40 to 50 में 6 स्टूडेंट है। ये क्या मिला आप लोग को? ये क्या दिया? फ्रीक्वेंसी 0 से 10 में कितने बच्चे क्लास में? 12। टोटल क्लास की स्ट्रेंथ कितनी? 20, 33, राइट, और 33 56, इसको 4 कर देते हो तो 60, 6 कर देते हो तो 60, ठीक है। तो क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है टोटल? 60। अब मुझे क्या फाइंड करना था? उस क्लास का एवरेज, मार्क्स का एवरेज। तो मार्क्स एवरेज कैसे फाइंड करोगे? तो मुझे फ्रीक्वेंसी मिली, तो उसके हम क्या करते हैं, ये जो आप लोगों को ग्रुप डेटा दिया हुआ है उस रेंज का मिडल वैल्यू ले लेते हैं, 0 to 10, तो 5, 10 to 20, 15, 25, 35, 40, करेक्ट, राइट। फिर नेक्स्ट कॉलम किसका बता? हमें फिर क्या दिया होगा? ये दिया होगा, ये दिया होगा। अब सबसे पहले इसका मिडिल का मतलब मिडिल नंबर फाइंड करो, xi मिलेगा, और उसके बाद का कॉलम कौन सा होगा? fi into xi, जैसे यहाँ पर करते थे fi xi का कॉलम बन जाएगा, fi xi का जो कॉलम बनेगा उसका जो टोटल होगा, और x बार फाइंड करने के लिए कौन सी फॉर्मूला? सिग्मा fi xi डिवाइड बाय सिग्मा। सेम फॉर्मूला जो वहां पर डिस्क्रीट किया है, ठीक है। पर ये जो ग्रुप डेटा है उसके अंदर अलग अलग और भी ऑप्शन है, मतलब अलग अलग मेथड्स इसको सोल्व करने के लिए। अलग अलग मेथड्स क्यों हैं? तो अलग अलग मेथड इसलिए है क्योंकि मैं तो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन ले रहा हूँ, राइट। आप लोगों का ऑब्जर्वेशन से होंगे जो बड़े होंगे पॉइंट में होंगे, तो हम लोग का काम क्या होगा? हम लोग ऐसी कोई मेथड हमारे पास भी जिससे हमें कम से कम टाइम लगे। चलो स्कूल में गुजरात वाला को तो नॉर्मल वाला कैलकुलेटर अलाउड है, एग्जाम्स होता अलाउड नहीं होता, आप लोगों कोई भी एंट्रेंस वगैरह सीबीएसई वगैरह अलाउड नहीं होता। तो हमें एक ऐसी मेथड चाहिए कि जहां पर आप लोगों का कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। तो इसी मीन को फाइंड करने का और मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डिवीजन मेथड। क्या होता है स्टेप डिवीजन मेथड? ये भी पढ़ के आए हो आप लोग, कैसे करते हैं स्टेप डिवीजन मेथड? क्या चीज करते हैं जरूर याद है? x बार इक्वल टू, उसके अंदर आपको ध्यान होगा तो हम अज्यूम नहीं लेते थे, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di, इसमें भी दो पार्ट है, सिग्मा fi ui डिवाइड बाय सिग्मा fi इनटू i। i क्या है? i क्या है? क्लास इंटरवल। i क्या है? क्लास इंटरवल। ui क्या है? xi मतलब आपका हर ऑब्जर्वेशन माइनस अज्यूम मीन डिवाइड बाय क्लास इंटरवल। ये कब यूज करना है? क्योंकि क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाता है कि आपको कौन सी मेथड यूज करना है, पर मैं आपको बताता हूँ, आपको सोचने में आपको हमें चाहिए ये तो चीज है। जब आपके पास कैलकुलेशन ज्यादा बड़ा हो तब इससे करिए, राइट। ए क्या है इसके अंदर? अज्यूम। जैसे इसमें अगर अप्लाई करने है मुझे अगर ये वाला मेथड, तो मैं क्या करूँ? किसी को अज्यूम मीन मान लूंगा। अच्छा, जरूरी नहीं कि अज्यूम मीन आपको इसी में से मानना है, आपको अज्यूम मीन मानना है तो आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को बहुत टाइम है 3 घंटे में एक ही क्वेश्चन सोल्व करना है तो टाइम पास कर देंगे, अज्यूम मीन ले लेता हूँ 10.3345, तो कोई मना नहीं करेगा। बट फायदा नहीं कि कर क्यों रहे हम लोग, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो जाए, तो मैं अज्यूमिंग में ऐसा लूंगा जिससे मेरा कैलकुलेशन सिंपल हो। बाकी इसको कोई रूल्स नहीं कि आपको इसी में से लेना है, पॉइंट में नहीं लेना है, वैसा कुछ नहीं होता। तो हमें लगेगा भाई ये उसका मीन हो सकता है, टेंटेटिवली ये पता चले कि अप्रोक्सीमेटली हो सकता है, तो वैसा कोई भी ले लो। तो मैं ले लेता हूँ 25 को बिना तो मेरा ए क्या हो गया? 25। अब मुझे कौन सा कॉलम और बनाना पड़ेगा? मैं अब fi xi नहीं बनाऊंगा इस केस में, देखिए हम लोग fi ui, और fi ui बनाने के लिए क्या चाहिए होगा मुझे? ui, और ui कैसे निकालूंगा? xi माइनस है तो 5 माइनस 25 माइनस 20 डिवाइड बाई 10। अच्छा, डिवाइड बाई 10 कहाँ है? क्लास इंटरवल 10 का, तो -2 यहाँ पर -1, ये 0, ये 1, ये 2। फिर एक कॉलम और बनेगा किसका? fi into ui का,
तो आपका कैलकुलेशन इजी हो गया, मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ इससे अच्छा मैं इसको करूंगा। चलो इसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जर्वेशन छोटे बट काफी जैसे अपने बात करें बड़े बड़े ऑब्जर्वेशन होगा तो कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर जब मैं अपना अज्यूमिंग में xi को अगर माइनस करता समझिए ना तो आपका ये 3 डिजिट का होता है, तो आप अज्यूमिंग भी कैसा लेते हैं 3 डिजिट के कुछ तो 3 डिजिट में से 3 डिजिट को सब्ट्रैक्ट करोगे नंबर छोटा हो जाएगा, मे बी सिंगल डिजिट का मे बी 2 डिजिट का, तो मेरा कैलकुलेशन सिंपल हो रहा है। तो मैं fi y का कॉलम बना लूंगा, उसका टोटल कर लूंगा, डिवाइड बाय सिग्मा fi है 60, और यहाँ पर आपने ui फाइंड करते टाइम i से डिवाइड किया इसलिए लास्ट में आपको वापस i से बोलते हैं ना, अगर आप डिवाइड कर लो सपोज आपने 5 से डिवाइड किया तो सही आंसर लाने के लिए वापस 5 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर i से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर i से वापस मल्टीप्लाई भी करते हैं, राइट। तो ये भी आप लोगों का ग्रुप डेटा के अंदर या तो डायरेक्टली इसके कर लो, अगर छोटा ऑब्जर्वेशन इससे भी करो तो फर्क नहीं पड़ता, बट नॉर्मली आप लोगों को टाइम लगेगा तब बेटर है कि इसी को ध्यान में रखो, इसी से आप लोगों को करना है। तो 3 अलग अलग टाइप की जो सीरीज हो सकती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और ग्रुप डेटा या कंटिन्यूस सीरीज भी बोलते हैं इसको, उनके मीन कैसे फाइंड करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। x bar is equal to a plus sigma of fi ui divided by sigma fi into I, where I is equal to last interval और ui is equal to xi minus a upon I, और a क्या है अज्यूम। ये अभी मैं सिर्फ आपको वह बता रहा हूँ कि आप लोग सेंट्रल वैल्यू तो कैसे पहुंचोगे, आपको डिविएशन फाइंड करना है, बट डिविएशन सेंट्रल वैल्यू के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, पर वो सेंट्रल वैल्यू पता तो हो मुझे क्या होता है, फिर वो डिविएशन कैसे फाइंड करेंगे तो बात का नेक्स्ट स्टेज है, राइट। तो फर्स्ट स्टेप पे मेरा सेंट्रल वैल्यू निकालना मुझे बताओ, याद आ गया? ये सब आप लोगों को ऑलरेडी पता था, बस मैंने आप लोग को रिवाइज करवाया। और मीडियन भी बता दो, मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, मीडियन में वापस वही चीज चली जाएगी, तो इंडिविजुअल सीरीज का मीडियन कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं मीडियन निकालने के लिए? अगर मेरे सामने ये 20 मार्क के टेस्ट के 10 बच्चों के मार्क्स है, मुझे उनका मीडियन निकालना है, क्लास का मीडियन कितना है, तो कैसे निकालते थे? कैसे करते थे? पर क्या होना था ना आप लोग को ये टेंशन नहीं था, तो क्या करते थे आप लोग, सारे ऑब्जर्वेशन दिख रहे थे उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते थे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, कोई भी एक चलेगा, तो असेंडिंग करना तो भी ठीक है, डिसेंडिंग करना तो भी ठीक है। फिर क्या करते हैं, कितना ऑब्जर्वेशन है आप लोगों का 10, तो उसमें 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे 2 पॉसिबिलिटी, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपको बेसिकली उसका मिडिल टर्म ढूंढना है, पर अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो फिर एक मिडिल टर्म नहीं होगा, तो फिर कितने मिडिल टर्म होंगे, 2 मिडिल टर्म होंगे, तो वो 2 मिडिल टर्म अगर होंगे तो उसके कैसे करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज में अगर मुझे मीडियन निकालना है तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और एक इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा तो देखिए मिडिल टर्म होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए, सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आप लोगों को उसकी मिडिल टर्म ढूंढ लेना, मिडिल टर्म की वैल्यू ढूंढ लेना। अगर मेरे पास 11 ऑब्जर्वेशन होंगे तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, 6, जैसे पता चला n plus 1/2 ऑब्जर्वेशन। अगर मेरे पास सपोज 11 बच्चे होते, 11 बच्चों के मार्क्स में असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेता, फिर देख लेते उसका मिडिल टर्म कौन सा, तो मिडिल टर्म की वैल्यू चाहिए, पर मिडिल टर्म कौन से तो वैल्यू मिलेगी ना आप लोगों को, तो मिडिल टर्म के लिए क्या करेंगे, 11 ऑब्जर्वेशन है तो 11 plus 1 12, 12/2 6, उस असेंडिंग ऑर्डर में 6 प्लेस पे कौन सा वैल्यू वो मेरा मीडियन हो जाएगा, करेक्ट। और अगर इवन ऑब्जर्वेशन होंगे तो फिर 2 मिडिल टर्म होंगे, कौन कौन से, n/, सपोज 10 होते तो क्या बोलता n/2, वैसे तो 10 ऑब्जर्वेशन होते तो मैं क्या बोलता 5 और 6 के बीच में 5.6, पर 5.6 जैसा कुछ होता नहीं है, इसलिए हम क्या करते थे n/2 ऑब्जर्वेशन की वैल्यू ऑफ n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस वैल्यू ऑफ n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन
इन दोनों का वैल्यू का एडिशन करते तो डिवाइड बाई करेक्ट राइट। ये प्लेस है ना, उसकी वैल्यू रखोगे आप यहाँ पर। तो 10 ऑब्जर्वेशन यहाँ पर 10/2 करोगे तो 5, 10/2 प्लस 1 करोगे तो 6, तो 5 प्लस 6/2 मतलब क्या जाना, 5th प्लेस पे जो वैल्यू है वो वैल्यू प्लस 6th प्लेस पे जो वैल्यू है वो वैल्यू, उनका एडिशन डिवाइड बाई 2। आप लोगों को मीडियन मिल जाएगी। ये कब की बात है, जब इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज फ्रीक्वेंसी दिया हो तो उसमें आप लोगों को जब भी डिस्क्रीट दिया होगा तो आप लोगों को यहाँ पर एक काम जो करना है, अगर एक फ्रीक्वेंसी है आपके पास और मुझे इसका मीडियन फाइंड करना है, ये दो चीजें दिया होगा मुझे, xi और fi, राइट। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढोगे। क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता करेंगे, CF पता करेंगे। CF कैसे पता करोगे, बताइए हमें। 6, 8, 12, 17, 27, 34, 36, 37 और 40, ये टोटल मेज बना, राइट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आने के बाद क्या करते थे, कौन सा ऑब्जर्वेशन क्या चेक करते थे हम लोग, आपको क्या करना उसके बाद, n/2 ऑब्जर्वेशन चेक करना, जहाँ पर n जो है वो आप लोगों का टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब टोटल स्ट्रेन है, टोटल स्ट्रेन वाला फ्रीक्वेंसी का टोटल हो जाएगा, राइट। तो इस केस n कितना लिया जाएगा, 40, तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 40, राइट। तो 40/2 20, तो मुझे 20th ऑब्जर्वेशन चाहिए, तो 20th ऑब्जर्वेशन, क्योंकि यहाँ तो आप लोगों को फ्रीक्वेंसी दिया, इंडिविजुअल तो दिया नहीं कि आप 20th पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन पता कर लोगे। तो वो 20th ऑब्जर्वेशन कहाँ पर होगा, आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड किया, तो 20th ऑब्जर्वेशन कहाँ काउंट हो रहा होगा, 27 के अंदर, यहाँ पर 17th ऑब्जर्वेशन तक पहुंचे और यहाँ पर 27 तक 20 वाइज के अंदर आ गया होगा, राइट। तो ये जो आप लोगों का होगा ये मॉडल क्लास बन गया था, ये आप लोगों का मॉडल क्लास बन गया। और इसका जो xi होगा वो मेरा क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा। इसका जो xi होगा वही क्या बन जाएगा, आप लोगों का मीडियन बन जाएगा। ये कब की बात कर रहा हूँ, जब आप लोगों का डिस्क्रीट सीरीज हो। अच्छा, सीरीज कौन सी देंगे तो क्वेश्चन में पता चल जाएगा ना, ऑब्जर्वेशन दिए होगा उसके ऊपर इंडिविजुअल सीरीज गिवन है कि डिस्क्रीट सीरीज गिवन है, फिर कंटिन्यूस की बात करते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज होगा तब क्या करोगे, उसके अंदर सबसे पहले आप लोगों का क्या क्या दिया होगा, आपके पास xi होगा, आपके पास fi होगा मतलब फ्रीक्वेंसी होगा, उसमें से आप सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहला काम क्या होगा मेरा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लूंगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के बाद n/2 ऑब्जर्वेशन। तो मैं आपकी बुक में चेक कर रहा था कि काफी सारे बुक में n/2 ऑब्जर्वेशन भी दे देते हैं, कभी कभी वो n+1/2 भी दे देते हैं। तो इसमें भी इन लोगों ने दोनों ही करके दिया है, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग ये ध्यान में रखो कि टोटल करोगे आप लोग तो टोटल कितना है इसका 40, राइट। तो इसमें इंडिविजुअल सीरीज की तरह यहाँ पर या तो इवन आएगा या तो ओड आएगा, राइट। अगर इवन आया तो हमने क्या बोला था, अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा तो कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन काउंट करना है, n/2, तो जैसे 40/2 तो 20 और प्लस n/2 प्लस 1, राइट। तो ये 20th ऑब्जर्वेशन और ये 21st ऑब्जर्वेशन, तो 20 प्लस 21/2, 20 प्लस 21/2 तो 41/2 मतलब 20.5, राइट। तो 20.5 ऑब्जर्वेशन यहाँ पर कहाँ मिलने वाला है आप लोग, 34 के अंदर मिलने वाला है। सो दैट क्या करोगे, वापस फ्रीक्वेंसी का टोटल किया, फ्रीक्वेंसी का टोटल करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो इवन आएगा या तो ओड आएगा, राइट।
हम कर वही रहे हैं, बट इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन आपके पास नहीं, तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में दिया है, इसलिए मैं वो ग्रुप पता कर रहा हूँ कि कहाँ पर मेरा मीडियन मिलने वाला है, मेरी सेंट्रल वैल्यू मिलने वाली है। तो अगर इवन मिला तो आप कौन सा ऑब्जर्वेशन काउंट करोगे, n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, राइट। पर जैसे मैं आपको बोलता था बहुत सारे बुक्स ऐसे भी जिसमें ये सिर्फ n/2 काउंट कर लेते हैं, ये बहुत सारे ऐसे भी बुक है जिसमें n/2 प्लस 1 काउंट कर लेते हैं, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। अगर आप सिर्फ n/2 भी काउंट करते तो क्या आता आपका 20, n/2 प्लस 1 काउंट करते तो क्या आता है 21, दोनों का दोनों की एवरेज वैल्यू डिफाइन करो तो क्या आ रहा है, ये सब कुछ एक ही तो ग्रुप में होने वाला है ना, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्टिव में कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ n/2 काउंट करोगे तो भी आपको वही ग्रुप मिलने वाला है, n/2 प्लस 1 करोगे तो भी आपको वही ग्रुप ऊपर मिलने वाला है, दोनों के एवरेज करोगे तो भी वही ग्रुप मिलने वाला है। बट मैं आपकी टेक्स्ट बुक इसलिए पता करता कि स्कूल की एग्जाम में ऐसा ना हो कि मैं ये बता दो और वो लोग बोले नहीं स्कूल में टेक्स्ट बुक में जैसा लिखा, तो स्कूल इस टेक्स्ट बुक में देखा तो उन्होंने ये एवरेज वैल्यू फाइंड किया हुआ है। इस एवरेज वैल्यू के हिसाब से आप लोग अपनी वही सेंट्रल वैल्यू पता कर लो, मॉडल प्लस मिल जाएगा, मॉडल प्लस मिल गया, उसका जो एक्सआई होगा वो आप लोगों को क्या हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ओड आया तो फिर कौन सा ऑब्जर्वेशन काउंट कर लोगे, डायरेक्टली n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, वो सेम ही है। मेनली जो हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा क्वेश्चन आने वाले हैं, ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में भी हमारे पास क्या क्या होने वाला है, एक रेंज होगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 10 to 20 में फ्रीक्वेंसी है 12, 8, 13, 21 और 6। 50 मार्क्स की टेस्ट होती है, 0 से 10 के अंदर इतने बच्चे, 10 to 20 में है, 20 to 30 में, बच्चे 40 to 50 तक चलेंगे। अब पहला सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता करने के लिए 12, 20, 33, 54 और 60, करेक्ट। और टोटल फ्रीक्वेंसी भी कितना होगा आप लोगों का 60। अब मुझे फाइंड करना था ग्रुप डेटा के अंदर मीडियन की वैल्यू, तो यहाँ पर जब आप लोग मीडियन फाइंड करोगे तो आपको सबसे पहला काम ये होगा कि अपना मॉडल प्लस पता करो। मॉडल प्लस पता करने के लिए वापस कौन सा जो डिस्क्रीट सीरीज में करते थे वही सेम काम करना है, कौन सा ऑब्जर्वेशन काउंट कर लेना आप लोगों को, n/2 ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली फाइंड करके यहाँ पर डिस्क्रीट इस वे में तो n/2 से ना n/2, तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, n/2 ऑब्जर्वेशन काउंट करोगे, n/2 ऑब्जर्वेशन, n/2 ऑब्जर्वेशन मतलब कौन सा ऑब्जर्वेशन, n क्या है, कैपिटल N, कैपिटल N क्या है, सिग्मा ऑफ f, सिग्मा ऑफ f कितना है, 60, 60/2, 30 ऑब्जर्वेशन क्या मिलने वाला है इसके अंदर 20 से लेकर 33 के बीच में सारे ऑप्शन नहीं मिलने वाले इसी ग्रुप के अंदर, तो ये आप लोगों का मॉडल बना, राइट। अब ग्रुप डेटा होने की वजह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, मीडियन फाइंड करने के लिए L, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। L क्या है, उस मॉडल क्लास का लोअर लिमिट, L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F, L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F, जहाँ पर L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, F क्या है, उस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, F क्या होगा, उस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, और C क्या होगा, उस मॉडल क्लास का प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस केस में कौन सा होगा, C आपका 20, राइट। जो भी आपका मॉडल क्लास होगा उसके ऊपर का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। इस केस में L की जगह पर क्या रखोगे, 20, L क्या होगा आप लोगों का 20 ना, L क्या हो जाएगा आप लोगों का 20, n/2 की जगह पर, n/2 की जगह पर 30, C की जगह पर 20, उस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी
13, अच्छा इंटू आई, आई तो क्या है क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल की जगह पर जब एल मॉडल क्लास की, जो भी आपका मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास बनाने में अगर गलती कर दी तो सारी वैल्यू गलत है, तो गलत होने का कोई रीजन ही नहीं, गलत क्यों होगा, एन बाई टू ही तो करना है, तो गलत होने का कोई चांस ही नहीं इसमें। एन बाई टू पता चलो कैलकुलेशन मिस्टेक को तो बात करेंगे, बाकी मेथड तो सिंपल सा है। एन बाई टू से मुझे मॉडल क्लास पता चल जाएगा, राइट, मॉडल क्लास पता चलेगा, उस मॉडल क्लास का लोअर लिमिट पता होगा, एन बाई टू पता होगा, सी मतलब प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय उस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी इनटू आई, आई क्या है क्लास, करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग किसी की ऑब्जर्वेशन का सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, सेंट्रल वैल्यू फाइंड करेंगे। सेंट्रल वैल्यू के लिए हमारे वैसे 3 सेंट्रल वैल्यू होते हैं, मीन, मीडियन और मॉड, बट मॉड आप लोगों को नहीं है सिलेबस से निकाल दिया, तो हम लोग सिर्फ 2 पे फोकस करते हैं, इसमें एक्स्ट्रा पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, तो बाकी सारे स्पेशल बहुत कुछ पढ़ना चाहिए, नहीं भी बुक्स में तो भी पढ़ना चाहिए इसमें, क्योंकि आप लोगों के पास देखिए कहाँ काम आने वाला है स्टैटिस्टिक्स, अभी आप लोगों को काम आएगा स्कूल के एग्जाम्स के लिए जरूरत पड़ेगी आप लोगों को, और उसके बाद एंट्रेंस की अगर बात करो तो इसका एक आध क्वेश्चन आता है और बन ही जाता है, अगर बहुत कैलकुलेटिव हो तो छोड़ ही देने का इसको, और सिंपल वैसे बहुत कैलकुलेटिव पूछते नहीं, वहाँ तो आप लोगों को कंसेप्ट पूछिए क्या क्या कंसेप्ट है, बात करते डिस्कस करते हैं, बट अभी हम लोगों को सबसे पहले तो जो हमारी सेंट्रल वैल्यू है कौन कौन सी, मीन और मीडियन, उसमें 3 अलग अलग टाइप की सीरीज, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और ग्रुप डेटा, उस तीनों का आप लोगों को सबसे पहले मीन और मीडियन फाइंड करना आना चाहिए। इसमें किसी को कुछ समझ में नहीं है तो पहले बताओ, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर ये सेंट्रल वैल्यू फाइंड कर लिया उसके बाद आप लोग डेविएशन कैसे फाइंड मतलब 20.5 है तो 17 और 27 के बीच में है, तो 27 हमारे वो मैंने यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 40, तो 40/2 इसमें आएगा 20 आएगा, तो 20 तो सॉरी 27 करते रहो 34, और उसका जो एक्सआई होगा वो आप लोगों को क्या बन जाएगा, मीडियन। अब उस बात पर आते हैं जिसके लिए चैप्टर बनाया गया, एक बार मीन और मीडियन निकल गया, मीन और मीडियन निकल गया, इसका मतलब मुझे ये पता है कि मेरा सेंट्रल वैल्यू क्या है, और हमें यही पता करना था कि कंसिस्टेंट प्लेयर वो है जो अपनी सेंट्रल वैल्यू से, अपनी एवरेज वैल्यू से कम डिविएट होता है। वो डिविएशन कैसे पता करेंगे, वो डिविएशन दोनों में सेम ही फॉर्मूला लगेगी, अगर इंडिविजुअल सीरीज होगी मीन डिविएशन, तो बोला कैसे रहेगा आप लोगों को, मीन डिविएशन अबाउट, डिविएशन फाइंड करना है, बट किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, कौन सी सेंट्रल वैल्यू के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, वो आप लोगों को नहीं सोचना होता, वो क्वेश्चन में मेंशन होता है कि आप मीन डिविएशन फाइंड करके दो, किसके रिस्पेक्ट में, मीन के रिस्पेक्ट में, राइट। तो मीन डिविएशन अबाउट मीन फाइंड करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास अभी तक ये है एक बात, अगर इंडिविजुअल सीरीज की बात करो तो आपको गिवन क्या होगा, आपके पास क्या क्या दिया होगा, आपके पास एक ही चीज होगा, इंडिविजुअल एक्सरसाइज, 10 बच्चों के मार्क्स एक टेस्ट के, और कुछ भी नहीं होगा आपके पास, उसमें हमने क्या फाइंड किया होगा, एक्स बार, एक्सआई को यूज करके क्या फाइंड कर लिया, एक्स बार। उसके बाद मुझे ये पता करना है कि वो बंदा कितना डिविएट हो रहा है, अगर मेरी सेंट्रल वैल्यू से मान लेते हैं कि 10 मार्क की टेस्ट होती है और मेरी सेंट्रल वैल्यू 6 है, और फर्स्ट जो स्टूडेंट है उसका 2 मार्क्स है, तो कितना डिविएट है, मेरी मीन वैल्यू 6 आई है और उस बच्चे के 2 मार्क्स है, तो कितना डिविएशन है, 4 यूनिट का डिविएशन। तो डिविएशन कैसे पता चला आप लोग, एक्स आई माइनस एक्स बार ही तो किया आपने, क्या किया आप लोगों ने, एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई कितना था 2 मार्क्स, एक्स बार कितना है सर 6 मार्क्स, तो डिविएशन कितना था 4 यूनिट का, था 2 - 6 - 4, फ्रॉम डिविएशन का यूनिट नेगेटिव में नहीं बोलते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर
मॉड लगा है। अच्छा, हर बच्चे का एक इंडिविजुअल डिविएशन मिल जाएगा मुझे, उन सारे डिविएशन का क्या करूंगा, टोटल। मुझे पूरे क्लास का डिविएशन चाहिए है ना, तो पूरे क्लास का अगर डिविएशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सिग्मा ऑफ xi माइनस x बार इंडिविजुअल हर स्टूडेंट का डिविएशन का टोटल कर लूंगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये कब की बात हुई, जब इंडिविजुअल, और ये मीन डिविएशन अबाउट मीन, अगर ये मीन डिविएशन अबाउट मीडियन होता तो इसमें क्या चेंज करता है, यही फॉर्मूला में अगर मीन डिविएशन अबाउट मीडियन दिया होता, ये सीधी सी बात है कि मीडियन फाइंड करने का तरीका अलग होगा, वो उस पर अब नहीं जा रहा, वो हो चुकी बात कि मीन कैसे फाइंड करेंगे, मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। मीडियन फाइंड करने के बाद क्या इसमें चेंज होगा फॉर्मूला में, जो मैं इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन से मीन को माइनस कर तो सीधा पर किसको माइनस करूंगा, मीडियन को माइनस करूंगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन हो तो आपकी फॉर्मूला जो भी मीन के लिए ये होगा, और मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन इंडिविजुअल सीरीज के लिए, उसकी फॉर्मूला में सिर्फ आप लोगों को अब ये करना है, सिग्मा ऑफ xi माइनस कैपिटल एम मतलब मीडियन का सिंबल है, ये हो गया आप लोगों का। एक बार मीन और मीडियन फाइंड करने के बाद इंडिविजुअल सीरीज होगा तो कैसे आप लोग उसका डिविएशन फाइंड करोगे। अब कौन सी सीरीज आएगी, डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट सीरीज में दोनों में क्या फर्क होगा, तो डिस्क्रीट सीरीज में इस फॉर्मूला में इंडिविजुअल सीरीज है, जब दोनों का एक साथ ही लिख रहा हूँ, डिस्क्रीट सीरीज होगा तो फॉर्मूला में तो क्या फर्क पड़ता है आप लोग को, और फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट सीरीज होगा या ग्रुप डेटा होगा, उसमें दिया क्या होगा, फ्रीक्वेंसी दिया होगा। आपने मीन पता कर लिया, मीन पता करने के बाद एक कॉलम कौन सा बनेगा, xi माइनस x बार का, उसका मॉड का, क्योंकि डिविएशन हम नेगेटिव में नहीं बोलते, और वो पर्टिकुलर डिविएशन वाली एक फ्रीक्वेंसी है 6 बच्चों की। तो ये है, मुझे इसका मीन डिविएशन अबाउट मीन फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मीन मीडियन फाइंड करना है, वो तो करना ही है। मीन फाइंड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको ये वाला जो है वो मीडियन में काम आएगा, मीन के लिए इसकी जरूरत नहीं है। तो आप फिर क्या करोगे, x बार ढूंढ लोगे, x बार ढूंढ लेने के बाद मॉड ऑफ xi माइनस x बार ढूंढोगे, तो क्या होगा, इंडिविजुअल हर बच्चे का मतलब इस ग्रुप का डिविएशन मिलेगा। वैसे कितने बच्चे थे, 6, तो टोटल डिविएशन के लिए इंटू 6 तो करना पड़ेगा, यस। तो यहाँ पर fi से फिर इसके बाद का जो कॉलम होगा कौन सा होगा, मॉड ऑफ xi माइनस x बार इंटू fi, और उसका टोटल, तो यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा fi इंटू मॉड ऑफ xi माइनस x बार डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब क्या हो गया, पूरे फ्रीक्वेंसी का टोटल। और यही अगर मीन डिविएशन अबाउट मीडियन होता था, x बार की जगह पर x बार की जगह पर मीडियन होता है। तो एक मीन के रिस्पेक्ट में करूंगा तो x बार में से माइनस करूंगा कि वो मेरा सेंट्रल वैल्यू है, मीडियन के रिस्पेक्ट में करना होगा तो m करूंगा तो वो मेरा सेंट्रल वैल्यू है। ये डिस्क्रीट सीरीज के लिए यही सेम आप लोगों को ग्रुप डेटा चाहिए, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं। और डिस्क्रीट सीरीज और ग्रुप डेटा का मीन मीडियन फाइंड करने का तरीका अलग है, ठीक है। आप डिस्क्रीट सीरीज में मीन जैसे फाइंड करते हो वैसे कंटिन्यूस में नहीं करते हो। तो आपने एक बार मीन और मीडियन निकाल लिया, सेंट्रल वैल्यू निकाल लिया, जो आप लोग का 10th लेवल तक होता है, तो उसमें सब डिविएशन कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। इंडिविजुअल सीरीज होगा तो फ्रीक्वेंसी जैसे कुछ होगा ही नहीं, तो डायरेक्टली बस xi माइनस x बार का टोटल मॉड का टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। x बार की जगह पर m लगा दूंगा, मतलब मीडियन लगा दूंगा, क्योंकि मेरा अगर टाइटल ऐसा होगा ये फाइंड करना होगा मीन डिविएशन अबाउट मीन या मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। डिस्क्रीट सीरीज होगा या ग्रुप डेटा होगा तो फॉर्मूला लगा दूंगा, क्योंकि वहां पर फ्रीक्वेंसी भी दिया होगा। यहाँ तक
क्लियर है? इस चैप्टर का पर्पज मैंने आपको बताया कि चैप्टर क्यों करवाया जा रहा है, क्यों दिया गया है आप लोगों को सिलेबस में, कि जब भी मुझे सिलेक्शन करना हो, मेरे पास ऑप्शन हो ए बी सी डी ई एफ, जितने भी ऑप्शन जब उसमें मुझे एक या दो को सिलेक्ट करना है, मैं सिलेक्ट उनको करूंगा अपने साथ जो कंसिस्टेंट ज्यादा होगा, जिस पर भरोसा किया जाए, राइट? वो कैसे करोगे? तो अपने सेंट्रल वैल्यू से जो कम डिविएट होगा वो भरोसा लाए। तो कैसे पता करेंगे? तो अब ये दो मेथड आपके पास है, तीन मेथड हमारे सिलेबस में, दो मैं आपको बता दूं। एक मीन डिविएशन अबाउट मीन, एक मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। बट वो मीन डिविएशन अबाउट मीन और मीन डिविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करने के लिए पहले मीन मीडियन तो फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए वो जो फॉर्मूला है वो एक बार मैंने आपको बता दिया, इसको एक बार ऐसा होगा तो लिख लो। इंग्रेडिएंट सीरीज का मीन कैसे निकालोगे, इंग्रेडिएंट सीरीज का मीडियन कैसे निकालोगे, सेम डिस्क्रीट सीरीज का और ग्रुप रेट का। तो इसका जो आइडियल अप्रोच है स्टैंडर्ड डिविएशन से वो ना आप मीडियन वाले में ना वो डिस्क्रीट में OD1 में मतलब मत पढ़ो, तो सेमी आंसर है, आप सिर्फ एक ही आंसर चाहिए। n+1/2 फॉर्मुलेशन करनी है आप लोगों को, OD1 में मत जाओ, इंडिविजुअल में जाओ, OD1 में डिस्क्रीट में मत जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता तो फालतू में कंफ्यूजन का मतलब। n मतलब हाँ ये ध्यान रखना, n मतलब सिग्मा ऑफ fi +1 डिवाइड बाय 2 डायरेक्टली कर लेना।
हुआ लिखा उसने
दो मेथड है, मीन डिवीजन अबाउट मीन एंड मीन डिवीजन अबाउट मीडियन। बट बहुत टाइम तक किसी मेथड से और डेविएशन फाइंड करते थे, फिर काफी टाइम बाद उनको पता चला कि इससे जब हम लोग फाइंड कर रहे थे तो बहुत ज्यादा डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी होगा, बहुत ज्यादा डिस्पर्शन होगा, तो उस टाइम पर ये मेथड आइडियल नहीं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, देखा जाता है, अब बस एक पर्टिकुलर एक वैल्यू ले रहे, सेंट्रल वैल्यू, उसके लिए इसको थोड़ा हमको डेविएशन फाइंड करो। उस टाइम पर हम बाकी कोई सिचुएशन देख भी नहीं रहे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, इसलिए मेथड ज्यादा सक्सेसफुल रहा नहीं। तो फिर इन्होंने अब जो मेथड जो सक्सेसफुल है, जो नॉर्मली फॉलो होता है, वो मेथड है आप लोगों को, इसलिए उस मेथड पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। आप लोगों के जो स्कूल्स में होगा या एंट्रेंस में क्वेश्चन जिस पे पूछा रहेगा, मोस्टली मीन डिवीजन अबाउट मीन और मीडियन के नहीं होगा, बट वो होगा स्टैंडर्ड डिवीजन, जिसे उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन। कि अब आजकल ये मेथड सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है, स्टैंडर्ड डिवीजन। यहाँ पर अब स्टैंडर्ड डिवीजन और मीडियन की बात कहीं नहीं आएगी, बस आप लोगों को मीन फाइंड करना आना चाहिए, राइट। वो भी नहीं करोगे तो मैं आपको इसका भी वो बता देता हूँ। तीन टाइप की सीरीज होने वाली है, कौन कौन सी? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और ग्रुप डेटा, राइट। स्टैंडर्ड डिवीजन को नॉर्मली जो इससे डिफाइन करते हैं, बोर्ड में तो भी लिखते ही है, पर अच्छी बुक सारी जगह पर ये सिग्मा का सिंबल यूज होता है। काफी सारी जगह पर एच भी लिखा मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन वेरिएबल ऑफ एक्स, तो वो आपको पता चल जाएगा। तो अगर इंटीग्रल सीरीज होगा तो आप क्या करोगे, ये वाली फॉर्मूला फॉलो सिग्मा मतलब है, एक्चुअल फॉर्मूला ये सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार। इस बार आपका मीन कैसे निकालना आपको पता है, हर ऑब्जर्वेशन में से हमने क्या किया, उसका सब्ट्रैक्शन करके उसका डिविएशन यूनिट पता कर लिया, वहां पर मोड लगा लेते थे, राइट। मोड लगाने से क्या होता था, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते थे। यहाँ पर वो फॉर्मूला में स्क्वायर हो जाएगा, रूट लिया है तो स्क्वायर करो तो वैसे भी नेगेटिव वैल्यू इसमें कन्वर्ट हो जाती है, पॉजिटिव पर स्क्वायर आपने अपनी तरफ से किया है, रूट भी लिया जा रहा है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। ये एक्चुअली बट इसको सिंपलीफाई करते हैं तो जो फॉर्मूला बन वो आप लोग याद कर लो, ये नहीं भी जरूर चलेगा। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाय एन, एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, माइनस सिग्मा एक्स आई बाई एन पूरे का होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स आई बाई एन क्या देगा आपको, सिग्मा एक्स आई बाई एन क्या देता है, मीन देता है। क्या देता है, मीन देता है। हम लोग मीन भी आप अपना डिवीजन किस तरीके से फाइंड कर रहे हैं, सेंट्रल वैल्यू के रिस्पेक्ट में तो करना है, तो आप इसको नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, इसको याद, इसी का सिंपलीफाइड पार्ट है। इसमें क्या होगा, आपको एक्स आई माइनस एक्स बार के लिए एक्स बार अलग से ढूंढना पड़ेगा, इसमें ढूंढने की जरूरत है। इसमें आप देखो तो मैं एक्स बार नहीं, मेरे पास क्या गिवन होगा क्वेश्चन, एक्स आई दिया होगा, दिमाग दिए बोला है कि इसका स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करके दो, तो मैं अपनी तरफ से कौन कौन से कॉलम बनाऊंगा, सिर्फ एक कॉलम बनाऊंगा एक्स आई स्क्वायर। इसमें क्या होगा, आपको सबसे पहले एक्स बार निकालना पड़ेगा, फिर आपको एक्स आई माइनस एक्स बार के अलग कॉलम बनाना पड़ेगा, राइट। वो सब करूंगा ही, मुझे एक्स आई दिया होगा, मैं सिर्फ उसका स्क्वायर का कॉलम बना लूंगा, सारी वैल्यूज रख दूंगा, फिर एक्स आई से इसका एक टोटल आएगा। अच्छा, इन दोनों में फर्क पता चलता है, काफी लोगों को तो लगता है कि सिग्मा एक्स आई स्क्वायर दोनों एक ही नहीं है, ये दोनों एक है कि अलग अलग है, क्या अलग अलग है, स्क्वायर करने के बाद एडिशन होता है, जिसमें तो यहाँ पर स्क्वायर करने के बाद एडिशन है और यहाँ पर एडिशन करने के बाद जो है, राइट। तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर का टोटल होगा, यहाँ डाल दूंगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता होगा, 10 बच्चों के मार्क के 20 बच्चों के मार्क के, तो यहाँ आ जाएगा सिग्मा एक्स आई तो दिया ही होगा, एक्स आई दिया होगा, उसका टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज होगा तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो फिर अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है डिस्क्रीट सीरीज होगा तो क्या फर्क पड़ता होगा आपकी फॉर्मूला, अब फ्रीक्वेंसी होगा तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में आ जाता होगा, तो पूरी की पूरी सेम फॉर्मूला में जो डायरेक्टली एक्स आई स्क्वायर करता है तो उसकी जगह पर आप सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर करोगे डिवाइड बाय एन, मतलब सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई पूरे का, करेक्ट। क्या क्या दिया होगा और आपको क्या क्या बनाना पड़ेंगे, कॉलम एक्स आई दिया होगा,
FI दिया होगा। आप कौन कौन से कॉलम बनाओगे? XI स्क्वायर का, FI इंटू XI का और FI इंटू XI स्क्वायर का। इसका टोटल यहाँ रखा जाएगा डिवाइड बाई सिग्मा FI टोटल नंबर कॉम्बिनेशन यहाँ पता चलेगा। सिग्मा FI जो टोटल है वो यहाँ ये हो गया आप लोगों का डिस्क्रिप्शन। अब कौन सा चीज बचा? ग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा के अंदर आप स्टैंडर्ड डिवीएशन फाइंड करने के लिए ये वाला करिएगा सिग्मा FI UI स्क्वायर। जैसे स्टेप डिवीजन में DY यूज करते हैं ना, वैसे सिग्मा FI UI स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा FI माइनस सिग्मा FI UI डिवाइड बाय सिग्मा FI का होल स्क्वायर इनटू जिसमें UI क्या है? UI क्या है? XI माइनस A डिवाइड बाय I। A क्या होगा? अज्यूमिंग। A क्या होगा? अज्यूमिंग XI माइनस A बाय I। आपके पास क्या क्या होगा? ग्रुप डेटा में क्या क्या होगा? रेंज होगा और उसके सामने फ्रीक्वेंसी होगा, है ना? 6 8 3 10 12 इतना दिया होगा। बोले स्टैंडर्ड डिवीएशन यूज करके इसका डिवीएशन फाइंड करके दो। तो आप क्या क्या ढूंढोगे? सबसे पहले XI, सबसे पहले XI 5 15 25 35 45। तो ये वैसे लगाने किसी को अज्यूमिंग मानोगे? किसको मानोगे? किसी को भी मान सकते हो। किसको मानने में ज्यादा चांस है? और जब कोई बोलेगा सर मैंने 25 की जगह पर अगर 35 ले लेता हूँ तो क्या आपका और मेरा आंसर अलग अलग आएगा? कुछ नहीं आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि डिविएशन तो आप उसी के रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हो ना, राइट? तो उसके बाद हाँ पर अब ऐसे बेवकूफी नहीं करेंगे मैंने 456 ले लिया यार, उसको कोई मतलब नहीं है ना। तो जो हमारा काम जिसके लिए से काम इजी करना तो और टफ हो जाएगा। देखिए में से कुछ लोग तो ज्यादा क्वेश्चन होगा वो। तो इसमें से XI ले लिया, फिर हम क्या करेंगे? UI के लिए 5 माइनस 25 माइनस 20 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई और I क्या है? लास्ट इंटरवल। तो आपके पास एक UI होगा, मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, UI होगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा? 2 कॉलम और होंगे, 2 नहीं 3 कॉलम होंगे। एक FI UI का कॉलम होगा, इसके बाद में UI स्क्वायर का कॉलम बना दीजिए, फिर 2 कॉलम बनोगे FI UI और यहाँ पर आप UI के लिए I से डिवाइड कर दो, लास्ट में इसलिए I से मल्टीप्लाई कर दो। इससे मेरा स्टैंडर्ड तीन इंक्रीज हो सकती है। तीनों की फॉर्मूला है आपके पास अलग अलग, राइट? तीनों फॉर्मूला से आपने अपना काम कर लिया। उसके बाद एक टर्मिनोलॉजी होती है जिस टर्मिनोलॉजी को वेराइंस। वेराइंस अलग से कुछ नहीं होता, बट वेराइंस इज जस्ट ए स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डिवीएशन। वेराइंस मतलब सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर मतलब एसडी का होल स्क्वायर। जो भी आपका स्टैंडर्ड डिवीएशन है वो उसका स्क्वायर कर दो तो आपको क्या मिल रहा है? वेराइंस। ठीक है, तो वेरिएंस आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, पहले स्टैंडर्ड डिवीएशन निकालना पड़ेगा और उसके बाद उसका स्क्वायर कर लोगे तो वेरिएंस। अब ये चैप्टर का काम अब यहाँ पर आता है। मुझे क्या फाइंड करना है? मैं कर क्यों रहा हूँ? मुझे अगर 2 लोगों में से किसी एक को चूज करना है तो मैं क्या करूंगा? जिसका डिविएशन कम होगा उसको चूज करूंगा। डिविएशन किसके रिस्पेक्ट में कम होगा? उसकी सेंट्रल वैल्यू के रिस्पेक्ट में कम होगा। तो वहां पर पिक्चर में आएगा ये टर्म कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कि आपका वेरिएशन जो है वो कितना है, उसका कोएफिशिएंट वो फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन। पर स्टैंडर्ड डिविएशन किसके रिस्पेक्ट में? मीन के रिस्पेक्ट में। रेट फाइंड कर रहा हूँ भाई, किस रेट से आप डिविएट कर रहे हो? रेट हमें जैसे डिफरेंशिएशन रेट किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करते हो? ओरिजिनल वैल्यू के रिस्पेक्ट में फाइंड करते हो ना। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू मतलब मीन इनटू 100। ये जिसका कम होगा ना, मेरे पास सपोज 2 प्लेयर थे A और B, मुझे सिलेक्ट करना था दोनों में से कम, तो मैं उसका ये निकालूंगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जिसका कम होगा उसको मैं अपनी टीम में ले जाऊंगा।
क्योंकि कम होगा इसका मतलब क्या हुआ, उसका डेविएशन अपनी सेंट्रल वैल्यू से कम हो रहा है, तो ज्यादा कंसिस्टेंट है, ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा यूनिफॉर्म है, तो उसको लेके जा सकते हैं। तो किसी में भी सिलेक्ट करना हो तो लास्ट में आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना पड़ेगा, किसी का पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए बीच को निकाला ही होगा हमने पहले से। तो स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन इनटू 100 मुझे पता करना था, इसलिए ये पूरा सब कुछ करते हैं। लास्ट में मुझे ये पता है किसी का भी सिलेक्शन जब करना हो, किसका वेरिएशन कम है वो मेरे लिए चूज करने वाला एक एलिमेंट बन जाएगा। क्लियर? अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अगर सपोज आपके क्लास में 20 बच्चे हो, आप लोग 20 बच्चों को अपने टेस्ट देते हैं, टेस्ट देने के बाद मार्क्स कार्ड चेक हो जाता है, मार्क्स चेक होने के बाद आता है और उसका जब मैं एवरेज काउंट करता हूँ तो 12 मार्क्स होना है, एवरेज 12 मार्क्स इस क्लास पर 20 मार्क्स, राइट। मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, चेक मैंने किसी बाहर से किसी अपने असिस्टेंट से करवाया था, तो आप लोग बोलते हो कि सर ये क्वेश्चन एक बार चेक करिए ना। मैं क्वेश्चन चेक करता हूँ, मुझे पता चलता है, आप लोगों ने से बताया कि क्वेश्चन गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक थी, एक डेटा गलत था, उसकी वजह से आप लोगों को ये मार्क्स मिलने चाहिए एज ए बोनस, राइट। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को 2 मार्क्स का क्वेश्चन, तो मैं 2 मार्क्स सबको पहले एवरेज कितनी थी क्लास की 12, अब मेरी एवरेज कितनी रहेगी, आप सब लोगों को 2 मार्क्स एक्स्ट्रा, मेरी एवरेज में कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आप लोगों के 2 भी मार्क्स आए तो उसको मैंने 2 मार्क्स एक्स्ट्रा देना पड़ा, मुझे भी कोई क्वेश्चन गलत। तो आपकी एवरेज जो 12 थी वो एवरेज आज भी उस क्लास की 12 ही रहेगी कि चेंज होगी? और चेंज होगी तो कितनी होगी, ये तो होगी कि नहीं होगी? होगी, कितनी होगी? इतना सोचना पड़ता है तुम लोगों को। पहले अगर एवरेज 12 है, अगर आप लोगों के क्लास के, तो इस पूरे क्लास का टोटल कितने मार्क्स होगा? पूरे क्लास का टोटल मार्क्स कितना होगा? 240। 20 बच्चे थे, 12 मार्क्स एवरेज है, ये 12 है। एक्स बार की फॉर्मूला क्या होती है, सिग्मा एक्स आई बाई एन। ये 12 आया था, नंबर ऑफ 20 है, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 12 into 20 240 होगा। किसका इंडिविजुअल क्या होगा वो नहीं पता चलेगा, बट टोटल मार्क्स तो पता चल गया पूरे क्लास का कितना हो गया। और सबको कितने मार्क्स दिए? 2-2 मार्क्स। तब सबके इस टोटल मार्क्स में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन और बढ़ जाएगा? 240 तो था ही, और 20 बच्चों को सबको 2-2 मार्क्स मिले, तब ये टोटल 280 हो जाएगा। और आज भी बच्चे कितने? 20 ही है ना, आज भी बच्चे कितने हैं? 20। का नंबर ऑफ तो 20 है, तो एक्स बार निकालने के लिए 280 डिवाइड बाई 20, तो कितना आ गया? 14। तो डिफरेंस आया, पहले कितना था? 12, आज कितना है? 14। तो जितना आपने बोनस दिया उतने मीन में भी उतना ही चेंज हो रहा होगा। अगर मैंने सबको अगर 2-2 मार्क्स अगर बोनस दिया है, 2-2 मार्क्स अगर एक्स्ट्रा दिए या एड किया है, तो मेरा एवरेज जो 12 हो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अगर मैं सब में से 1 मार्क्स कट कर देता हूँ, एक्स्ट्रा मिल चुका है, तो मेरे एवरेज जो 12 था कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। आज बहुत खुश था, सबको जितना है उसका डबल कर दिया, तो एवरेज में क्या होगा? ऐसा होगा नहीं, पर ऐसा सोचो कि ऐसा हो रहा है, तो कितना होगा टोटल एवरेज? कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, वो भी डबल हो जाएगा, क्योंकि जो टोटल आपका 240 हो रहा था वो टोटल कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा, क्योंकि सबको 200 मार्क्स मतलब डबल कर दिए हैं, और नंबर ऑफ ऑप्शन उतने के उतने हैं। तो 480 डिवाइड बाई 20 करोगे, पहले टोटल कितना था? 240, सबको डबल किया, तो सबको डबल किया, तब टोटल मार्क्स कितना हो जाएंगे? 480। बच्चे कितने? 20, तो एवरेज कितना हुआ? 24। और सबको अगर आधा कर दूंगा तो जितना है, तो आपका एवरेज जो 12 तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मीन को चेंजिंग ऑफ स्केल और चेंजिंग ऑफ ओरिजिन दोनों से फर्क पड़ता है। चेंजिंग ऑफ स्केल और चेंजिंग ऑफ ओरिजिन को अब तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके तो आपको चेंजिंग ऑफ ओरिजिन समझ आता है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बोलते हैं ना उसी को, कि आज अगर मैंने किसी में प्लस और माइनस किया, मैंने
x प्लस एच करते तो अपने क्या कर देते, अपने एच यूनिट शिफ्ट कर दिया। तो मैं किसी भी ऑब्जर्वेशन में जब प्लस और माइनस करता हूँ तो दिस टर्म इज कॉल्ड इन स्टैटिस्टिक्स, दिस टर्म इज कॉल्ड चेंजिंग ऑफ ओरिजिन। तो क्या बोलते हैं, चेंजिंग ऑफ ओरिजिन। जब आप किसी ऑब्जर्वेशन में प्लस या माइनस करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, चेंजिंग ऑफ ओरिजिन। और जब हम लोग किसी को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, जब ग्राफ पेपर बनाते बच्चों तो ऊपर वो स्केल लिखते हैं, पता है 1 यूनिट इक्वल टू इतना सेंटीमीटर ना, राइट। अब मैंने डबल कर लिया तो मेरा स्केल भी तो चेंज हो रहा होगा। तो जब आप किसी को मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो ऑब्जर्वेशन को तो उसको बोलते हैं चेंजिंग ऑफ स्केल। और मीन को सबसे फर्क पड़ता है, चेंजिंग ऑफ आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, चेंजिंग ऑफ ओरिजिन इज ऑब्जर्वेशन में प्लस या माइनस, और चेंजिंग ऑफ स्केल तो मल्टीप्लाई या डिवाइड। जब आप अपने ऑब्जर्वेशन में कुछ भी प्लस और माइनस करते हो या मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, एग्जैक्टली वैसा ही चेंज आपको मीन में दिखेगा। हाँ पर सेम, ऐसा नहीं कि मैं किसी को 2 मार्क बढ़ा रहा हूँ, किसी को 4 बढ़ा रहा हूँ, किसी को 5 बढ़ा रहा हूँ, तो फिर ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा, तो फिर इंडिविजुअल का काम करना पड़ेगा। पर सबको अगर सेम कर रहा हूँ, सबको 2 मार्क बढ़ा रहा हूँ या कम कर रहा हूँ या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, जो काम आप ऑब्जर्वेशन के साथ करोगे एग्जैक्टली सेम चीज किसके साथ होने वाली है, मीन के साथ। जब आप प्लस माइनस करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, चेंजिंग ऑफ ओरिजिन। और ऑब्जर्वेशन को जब मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो क्या बोलते हैं, चेंजिंग ऑफ स्केल। क्लियर। और वही चीज अगर स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए सोचते हैं, आप लोगों क्लास में मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड किया, पूरे क्लास का डिविएशन फाइंड किया कि सेंट्रल बिंदु से कितना डिविएट हो रहा है। तो वो डिविएशन है 2 यूनिट, और डिविएशन कितना है 2 यूनिट। अब मैं क्लास में आता हूँ, पता चलता है 2 मार्क का क्वेश्चन गलत है, सबको बोनस दे दिया, 2 मार्क के बोनस देना पड़ा, मतलब जो भी आपके इंडिविजुअल मार्क्स उसमें 2 एक्स्ट्रा ऐड हो गए। तो मैंने डिविएशन को, उस क्लास के डिविएशन को क्या, जो डिविएशन पहले 2 यूनिट का था, आज वो डिविएशन कितना रह जाएगा, मान लेते हैं कि ये एक 10 मार्क की टेस्ट होती है, राइट, और उस क्लास में 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों के मार्क्स हैं। अब मुझे इसका डिविएशन फाइंड करना है। तो डिविएशन फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, एक्स बार निकालोगे, इसका एक्स बार मतलब क्या होगा, टोटल 10, 18, 24, 28, 30, नंबर ऑफ स्टूडेंट 5, कितना है 6। इसका इंडिविजुअल डिविएशन कितना है, 2 और 6 के बीच का गैप, 4 यूनिट का डिविएशन, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, करेक्ट, राइट। अब मैंने क्या किया, क्लास में सबको 2 मार्क मुझे देना पड़ा, सबको 2 मार्क अगर देना पड़ा तो 2 मार्क अगर मुझे देना पड़ा तो ये जो 2 था वो कितना हो जाएगा, 4, ये 2 का क्या हो जाएगा 4, 4 का 6, 6 का 8, 8 का 10, 10 का 12 मार्क की टेस्ट हो रही है, 10 मार्क की टेस्ट होते तो उसको 2 कैसे एक्स्ट्रा दे, 12 मार्क की टेस्ट हो रही है। अब आपका मीन पे क्या होगा, जो पहले 6 था मीन, अब वो मीन कितना हो जाएगा 8, क्योंकि मीन को तो फर्क पड़ना है, जितना फर्क आप लोग ओवर में करोगे उतना ही चेंज आपका मीन में भी होगा। तो मीन 6 की जगह पर आप कितना हो गया 8, तो आपके डिविएशन में क्या फर्क पड़ा हुआ, 4 - 8 -4 उसका मॉड, 4 6 - 8 -2 उसका मॉड 2, तो आपका डिविएशन तो वही का वही आ रहा है, आपके डिविएशन में कोई फर्क। तो क्लास का अगर डिविएशन पहले 2 यूनिट था तो आज भी कितना रहेगा 2 यूनिट ही रहेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि कैसे पड़ेगा, क्योंकि जितना ऑब्जर्वेशन में चेंज उतना ही तो मीन में भी चेंज हो रहा है, तो डिफरेंस उतना है तो उतना ही रहेगा। इसीलिए स्टैंडर्ड डिविएशन को चेंजिंग ऑफ ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट चेंजिंग ऑफ स्केल से फर्क पड़ता है। मैंने डबल कर दिया, मैंने सबके मार्क्स डबल कर दिए, 4, 8,
12, 16, 20। तो मेरा मीन जो पहले 6 था वो कितना हो जाएगा? न्यू मीन कितना होगा? 12। तो आपका डिविएशन क्या होगा? अब डिविएशन पता करो। अब आपका एक ये है, आपका मीन ये है, तो 4 - 8 और फिर 4 - 12 -8 का मॉड 8, 8 - 12 -4 +4, 12 - 12 0, 16 - 12 4, 20 - 12। तो इससे डबल हो जाइए। तो क्या पता चला आज मुझे कि मीन को सबसे फर्क पड़ता है, चेंजिंग ऑफ ओरिजिन से भी फर्क पड़ता है, चेंजिंग ऑफ स्केल से भी फर्क पड़ता है, बट स्टैंडर्ड डिविएशन को सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग ऑफ स्केल से फर्क पड़ता है। कितना फर्क पड़ता है? जितना आप मल्टीप्लाई करोगे, जितना डिवाइड करोगे। अगर मैंने सबको अगर पहले डिवीजन का 2 यूनिट था और फिर मैंने सबको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया सारे ऑब्जर्वेशन को, तो मेरा डिवीजन भी कितना हो जाएगा? 4। सबको मैंने हाफ मार्क कर दिया, जितना है तो उसका आधा। कि मेरा जो डिवीजन पहले 2 यूनिट का था वही डिवीजन अब कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। तो मीन को दोनों से फर्क पड़ता है, बट स्टैंडर्ड डिविएशन को सिर्फ और सिर्फ किससे फर्क पड़ेगा? चेंजिंग ऑफ स्केल से। चेंजिंग ऑफ स्केल से। जैसे लिखा गया, कोई ऑब्जर्वेशन डिजाइन बोला कि आप लोग को एंट्रेंस में बेसिकली कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन कम होंगे। ऐसा दिया, कोई ऑब्जर्वेशन कुछ नहीं दिया भाई क्या है, बस उन्होंने बोला है कि थोड़े नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे, उनका जब स्टैंडर्ड डिविएशन पता किया तो स्टैंडर्ड डिविएशन आया 2 यूनिट। तो फिर पूछेंगे फाइंड वी और वी मींस वेरिएंस। वेरिएंस को किससे डिनोट किया जाता है? वी। तो v ऑफ 3x + 7 का आंसर फाइंड करेंगे। थोड़ा ऑब्जर्वेशन है, कितने हैं, क्या है, कुछ नहीं, बस थोड़ा ऑब्जर्वेशन से उनका स्टैंडर्ड डिविएशन 2 यूनिट आ रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ v ऑफ 3x + 7 मींस वेरिएंस ऑफ 3x + 7। इसका मतलब क्या होगा? वेरिएंस ऑफ 3x + 7। वेरिएंस ऑफ x क्या रिप्रेजेंट करता होगा? ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशन। वेरिएंस ऑफ 3x + 7 का मतलब क्या है कि मैं हर ऑब्जर्वेशन में कोई भी रीजन से 3 टाइम कर रहा हूं और उसके बाद उसमें +7 भी कर रहा हूं, उसमें फिर +7 भी कर रहा हूं, तो मेरा आंसर कितना होगा? तो पहले जो भी आपके ऑब्जर्वेशन होंगे उसके हिसाब से आपका स्टैंडर्ड डिविएशन कितना था? 2 यूनिट। स्टैंडर्ड डिविएशन कितना था? 2 यूनिट। पहले मैं वेरिएंस फाइंड करने से पहले, क्योंकि मुझे पता है कि वेरिएंस डायरेक्टली मिलता ही नहीं है, पहले हमेशा क्या मिलता है? स्टैंडर्ड डिविएशन ही मिलता है। वेरिएंस डायरेक्टली मिल ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं। तो क्योंकि वेरिएंस क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। वेरिएंस इज डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। इसलिए मैं वेरिएंस तक जाने से पहले स्टैंडर्ड डिविएशन पता करूंगा। इसका आंसर क्या आ रहा है? अब इसका मतलब क्या था कि हर ऑब्जर्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। और क्या ऐड किया हर ऑब्जर्वेशन में? 7। कंसेप्ट के हिसाब से आपके डिविएशन को सिर्फ किससे फर्क पड़ता है? चेंजिंग ऑफ ओरिजिन और चेंजिंग ऑफ स्केल में। चेंजिंग ऑफ स्केल से किससे फर्क नहीं पड़ता? तो ये जो +7 था उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, बट जिससे मल्टीप्लाई करो हर ऑब्जर्वेशन, किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। तो मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन भी कितना टाइम हो जाएगा? 3 टाइम। तो 2 था वो कितना हो जाएगा? 6। अगर ये 6 हुआ तो ये कितना होगा? उसी का तो स्क्वायर है। क्लियर? तो ध्यान में रखिएगा, मीन को दोनों से फर्क पड़ेगा, चेंजिंग ऑफ ओरिजिन और चेंजिंग ऑफ स्केल से, और स्टैंडर्ड डिविएशन को सिर्फ और सिर्फ किससे फर्क पड़ने वाला है? चेंजिंग ऑफ स्केल से। ऑब्जर्वेशन मतलब चेंजिंग ऑफ ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको एग्जांपल दी है, क्योंकि मीन जितना ऑब्जर्वेशन जितना बड़ा होगा मीन भी तो उतना ही बढ़ रहा है, तो डिफरेंस को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्लियर? और स्टैंडर्ड डिविएशन में एक चीज और याद रखिए, स्टैंडर्ड डिविएशन की जो रेंज होगी ना, किसी का भी डिविएशन किससे ज्यादा नहीं हो सकता, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑब्वियसली डिविएशन 0 से तो बड़ा ही होगा। डिविएशन थोड़ी नेगेटिव में बोलेंगे कि इसका -2 डिविएशन कुछ होगा ही। डिविएशन हमेशा 0 से
बड़ा होगा, बट किससे हमेशा छोटा होगा? किससे हमेशा छोटा होगा? हाईएस्ट वैल्यू जो भी आपकी उस पूरे जो भी दिया हुआ आपको डेटा जो दिया उसमें जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगा माइनस लोवेस्ट वैल्यू, क्योंकि आपका डिविएशन आपका मीन से इन्हीं के बीच में होगा ना। जैसे हो सकता है कि मीन मेरी जो क्लास की हाईएस्ट मार्क उससे भी ज्यादा होगी या लोवेस्ट मार्क से कम होगी, तो ये नहीं होने वाला, उसके बीच में कहीं रहेगा, राइट। तो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन माइनस सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2, आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन की रेंज यही होगी। एक दो क्वेश्चन ऐसे आए हैं बीच बीच में और ऑलमोस्ट सारे बच्चे नहीं कर रहे क्योंकि उनको पता ही नहीं स्टैंडर्ड डिविएशन का मैक्सिमम वैल्यू मतलब रेंज क्या होती है, राइट। आपको सिर्फ ये करना है कि अगर आपको पता चले क्वेश्चन तो फिर डेटा जो फिर बोलेंगे इसमें से नीचे प्रोसेस स्टैंडर्ड डिविएशन क्या नहीं हो सकता, इस रेंज के बाहर जो होगा वैल्यू नहीं हो सकता। तो हाईएस्ट वैल्यू चेक कर लेने का, लोवेस्ट वैल्यू चेक कर लेने का, डिवाइड बाय 2 कर लेना। आप बोलोगे सर ग्रुप डेटा में हाईएस्ट वैल्यू लोवेस्ट वैल्यू क्या करेंगे? होगा ना मीडियन वैल्यू रूल ऑफ एक्स है, इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, लोवेस्ट वैल्यू कितनी है 5, तो 45 माइनस 5 40 बाई 2, आपका डिविएशन कोई भी 20 से ज्यादा तो नहीं होगा, उससे हमेशा कम ही होगा। क्लियर?
नेक्स्ट क्लास में आप लोग अपने टेक्स्ट बुक साथ में रखना, करेंगे जो मुझे लगेगा। अभी तब तक आप लोग को होमवर्क में जो करना है, इसमें 3 एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है कंस्ट्रक्ट मीन डिवीजन अबाउट मीन एंड मीडियन, ठीक है। हर एक 2-2 क्वेश्चन कर लीजिए ना, पता चल जाएगा। और सेकंड है आप लोगों का स्टैंडर्ड डिविएशन। दोनों एक्सरसाइज में 10-10 क्वेश्चन है, फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, राइट। तो ये 2 एक्सरसाइज पहले कर लो। जैसे हिसाब से एक्सरसाइज बस इसलिए मैं करने को बोल रहा हूँ बिकॉज जैसे इसका कोई मतलब नहीं है, ये भी काम करना है, मतलब एक फॉर्मूला आपके दिमाग में फीड करने के लिए, है ना। वो एंड मोमेंट पर आप सोचो कि मैं फॉर्मूला याद करके चले जाऊंगा और याद रह जाएगा तो भूल जाओ। इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूला आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में जो सबसे लास्ट में जो हम लोगों ने उसके टेक्सचर पढ़े कि भाई किससे फर्क पड़ता है, किससे फर्क नहीं पड़ता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का काम क्या है, उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके